कर रहे हैं क्लास को। इंट्रोडक्शन है आज और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आगे कहानियां जुड़ती रहेंगी। चलो क्या कर रहे हैं तो पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हमको क्या करना है, क्या पढ़ना है। सबसे पहले कुछ प्रयोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में तो बहुत कम दे रखे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एक एक दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो हमको हिस्ट्री पढ़नी है यहाँ पे कुल मिला के कि प्रकाश संश्लेषण की जो चीजें हैं वो कहाँ से कैसे आई। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का स्थल पढ़ेंगे, ये कल की क्लास में आएगा वैसे तो। और वर्णकों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से वर्णक होते हैं प्रकाश संश्लेषण में। फिर आएंगे हम अभिक्रिया पे, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है लाइट रिएक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन का परिवहन बात करेंगे। आप बोलोगे बायो में इलेक्ट्रॉन परिवहन अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन लगाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें भाई, केमिस्ट्री फिजिक्स सब मिक्स होने वाली है यहाँ पे। उसके बाद प्रकाश के साथ श्वसन भी पढ़ेंगे हम, ये एक नया टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में भी हमको देखना है। प्रभावित करने वाले कारक, जहां पे प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। शुरू करें तो हेडिंग आप देख ही रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो सबसे पहले हमको शुरुआत करनी है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा से। सबने कहीं ना कहीं अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो चैप्टर क्लास 6 से प्रकाश संश्लेषण आने लग जाता है। तो परिभाषा तो सभी ने लिखी होगी, पढ़ी होगी, याद भी करी होगी। वही सेम सी परिभाषा है, थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिल सकता है। क्या है प्रकाश संश्लेषण? तो प्रकाश संश्लेषण की सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं हम कि पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश मृदा या मिट्टी, मृदा से जल, खनिज लवण, क्लोरोफिल व कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा लिखा है, आप पूरा लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, मैंने तो सिंबल बना दिया CO2। वह कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, इसी परिभाषा को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं जो मैं बोल देती हूं, है ना। क्या लिख सकते हो कि पौधों द्वारा अकार्बनिक पदार्थों को मिलाकर कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश की उपस्थिति में ये जरूर ऐड कर देना, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम 11th में आ गए हैं तो थोड़ी अच्छी परिभाषाएं लिखे, इसीलिए आपको ऐसी वाली लिखाई है। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में सभी ने, अब यहाँ पे एक इक्वेशन आपको बताऊंगी मैं, वो सभी को लिखनी है। जब भी परिभाषा लिखोगे ये इक्वेशन आपको लिखनी है। पहले ही लिखा देती हूँ, बार बार आती रहेगी, लेकिन अभी लिख लो, ठीक है। क्या भाई, कार्बन डाइऑक्साइड एक तो, पानी, ये दो तो है ही, जल, ये सब मिलते हैं किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश की उपस्थिति में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? एक तो बनाते हैं C6H12O6 प्लस H2O, प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। क्या बनता है? सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड ये लिख लेंगे, जल आपको पता ही है। ये क्या है भाई, हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ के आए हैं, ये ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज बनता है, यही कार्बनिक पदार्थ है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कार्बनिक भोज्य पदार्थ। चैप्टर 9 के अंदर हम पढ़ के आए हैं कि जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या होती है? कार्बनिक पदार्थ होती है। तो ये कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन हाइड्रोजन से मिलके ऑक्सीजन से मिलके बनी हुई है। जल बनता है और ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। अब ये इसको बैलेंस आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, 12H2O लेते हैं
और 6 CO2 लेते हैं। ये इक्वेशन है, आपको बैलेंस करनी पड़ेगी। 6 कार्बन के, और ये 6 कार्बन के कार्बन डाइऑक्साइड मैं आपको गिनवाऊंगी इस चैप्टर में। ये 6 के 6 गिनवाऊंगी मैं आपको, कहाँ गई है कहाँ से आई। और ये 12 जरूर आपको नहीं मिलेगा, वैसे आप ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा, बताऊंगी मैं आपको कहाँ आता है। हम गिनेंगे ये सब, ये मैं जो 6 लिख रही हूँ ना ऐसे ही नहीं लिख रही हूँ, ये आपको गिनवाऊंगी जब चैप्टर में आएगी कि कहाँ से आई ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोज बनता है कार्बन, और यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे आपको 6 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ये 6 H2O वापस निकल जाते हैं और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी हमको मिलते हैं। ये बैलेंस इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी। सबके नाम नीचे लिख देना भाई, ऑक्सीजन, जल, यहाँ पे जल और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको परिभाषा प्लस इसकी इक्वेशन दोनों ही लिखनी पड़ेगी। ठीक, कई बार हम जो है कार्बन की उसको ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं लाइट को, कई बार ऐसे भी प्रेजेंट करते हैं लाइट को, तो हो सकता है किसी बुक में आपको ये दोनों चीजें भी लिखी हुई मिले। अब एक और चीज जो हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो क्या है कि जो प्रकाश संश्लेषण है, जो प्रकाश संश्लेषण है, हम पौधे जो हैं वो अपने जैव भार का, अच्छा जैव भार क्या है पहले मैं आपको बताती हूँ। हमने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पौधे का जब भार निकाला जाता है तो वो 2 तरीके से निकाला जाता है। एक होता है शुष्क भार, ठीक है, और एक होता है नम भार। अब ये दोनों क्या होता है देखो मैं समझा रही हूँ। शुष्क भार और नम भार में क्या अंतर होता है? हमको पता है कि हर जीव, हर कोशिका में सबसे ज्यादा क्या होता है? जल, है ना। पौधे में भी सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? जल मिलेगा। तो अगर हमने जैसा पौधा लिया है उसको वैसा के वैसा तोल दे, उसका भार निकाल ले, तो वो तो होगा नम भार। मतलब H2O के साथ उसमें जितना भी पानी है उसके साथ जो भार निकलता है उसको हम बोलते हैं नम भार। ठीक है। शुष्क भार क्या होता है भाई? ड्राई वेट। ड्राई वेट क्या होता है बच्चों कि जो हम क्या करते हैं उसमें से पानी निकाल के जो पौधे का वेट निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको किसी पौधे का शुष्क भार निकालना है तो आप पौधे को पहले तो पूरा ऐसे, मतलब लैब में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, ओवन जैसे, क्योंकि जैसे कि ऑटोक्लेव होता है तो उसमें क्या होता है कि उससे कोई भी पदार्थ हम उसके अंदर डालते हैं, ओवन जैसा होता है वो बेसिकली, उसके अंदर कोई भी पदार्थ डालते हैं तो उसमें से जल वाष्प बन के उड़ जाता है और बचा कुचा जो बचता है वो बिना पानी का होता है। तो ऐसे ही पौधे के साथ किया जाता है। पौधे का पूरा पानी निकाल लेते हैं, वाष्प बन के उड़ा देते हैं उसको, जब तक उसमें सारा पानी न उड़ जाए उसका ऐसे चूरा बना देते हैं और फिर उसका भार निकालते हैं। तो अब ये जो भार निकलेगा वो बिना पानी के निकलेगा, इसमें पानी नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं शुष्क भार। तो पौधे का जो शुष्क भार होता है जिसमें पानी नहीं है, अगर हम उसको तोलते हैं तो उसमें मैक्सिमम मात्रा जो होती है कार्बनिक पदार्थों की होती है। तो इससे हमको ये निष्कर्ष निकला कि जो प्रकाश संश्लेषण है, ये याद रखना है आपको, प्रकाश संश्लेषण का जो 94% भाग है, 94% भाग प्रकाश संश्लेषण से, लाइन चेंज कर रही हूं मैं, रुको, प्रकाश संश्लेषण से पौधों का 94% शुष्क भार होता है या शुष्क भार बनता है। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकती हूं, एक और लाइन में आपको बता रही हूं कि पौधों के शुष्क भार में 94% जो भाग होता है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, जो ग्लूकोज बनता है, वो होता है 94%। बाकी जो 6% है, बाकी जो 6% है वो अदर चीजें हैं। अदर चीजें क्या? जैसे खनिज लवण जो उसने मिट्टी से अवशोषित किए हैं, जल, है ना, जल हमने निकाल दिया। अगर शुष्क भार की बात कर रहे हैं तो जल आएगा ही नहीं वैसे तो जल को हटा ही देते हैं। खनिज, लवण और आदि, ये 6% ही है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण पौधों के शुष्क भार में वृद्धि करता है ना, वृद्धि कर रहा है, मैक्सिमम पार्ट उसी का है।
तो शुष्क भार में क्या करता है, वृद्धि करता है। मतलब जितना प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, जितना प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा उतना ही उसका भार ज्यादा होगा। आते हैं हमारे इतिहास पे कि ये प्रकाश संश्लेषण और इसके कुछ प्रयोग, कि प्रकाश संश्लेषण हम जो ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में, सारी रामायण गाएंगे अभी कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, क्यों होता है। और मेरा यकीन मानो जो 10th में आपने प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है वो इसका 1% भी नहीं है, ये भी बता देती हूँ आपको। 10th में जब बच्चे मुझसे पढ़ते हैं तो वो बहुत सवाल पूछते हैं, मैं कहती हूँ थाम, मतलब थोड़ा रुक जाओ, अभी 11th में बायो ले लेना, सारा ज्ञान जो ये जो बढ़ रहा है ना, डाउट्स आ रहे हैं आपके मन में, सब धरे के धरे ले जाएंगे जब चैप्टर आएगा हमारा 13 चैप्टर। बहुत बढ़िया वाला है, मतलब बहुत कुछ जानने के लिए, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, ठीक है। लेकिन आप मेरे साथ रहोगे, रोज क्लासेस अटेंड करोगे, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा मानोगे, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। हमें भी लगता था जब हम पढ़ते थे, लेकिन 1-2 बार पढ़ने के बाद ऐसे अंदर उतर जाता है। एक बार उतर गया ना तो फिर कोई भुला नहीं सकता इसको, ठीक है। जैसे वो डायलॉग तो आपको मेरा पता ही है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूंगी, ठीक है। तो ऐसे ही बायो है और ऐसे ही ये चैप्टर है, एक बार लर्न कर लिया तो फिर नहीं भूलोगे। चलो, अब प्रकाश संश्लेषण के प्रारंभिक प्रयोग क्या हुए, इसके बारे में कैसे धीरे धीरे पता चला। तो सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनके बारे में हमको चर्चा करनी है, और वो है अरस्तु। अरस्तु हमने वहां पे भी पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1-2 के अंदर, जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तब भी हम इनकी बात करते हैं कि इन्होंने ही जो है सबसे पहले 2 कैटेगरी में बांटा था, पौधों और जंतुओं को। तो अरस्तु साहब जो हैं, सर जो हैं, उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, या जो पौधे हैं वही क्या करते हैं, जल के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ये सबसे पहले अरस्तु सर ने ही हमको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। एरिस्टोटल साहब ने क्या कहा था कि जो पौधे होते हैं उनका जो पोषण होता है जड़ों से होता है, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने बात छेड़ दी एक कि पौधे जो होती है वो जड़ों से कुछ अवशोषित करते हैं और अपना खाना बना लेते हैं, ऐसा इन्होंने कह के बात खत्म कर दी। अब आपको पता ही है साइंटिस्ट बड़े ही खतरनाक होते हैं, एक कोई बात चलन में आ जाती है तो सब उसी के पीछे लग जाते हैं। तो एक दूसरे साइंटिस्ट सब अलग अलग समय पे आए हैं जिनका नाम है वॉल हेलमोंट। वॉल हेलमोंट जी का ये कहना है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का उपयोग होता है, न कि मृदा का। क्या मतलब है इनका? इन्होंने कहा कि लोगों ने कहा कि भाई पौधे को, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा, बहुत से लोगों ने क्या किया, पौधे को जड़ से उखाड़ दिया। जड़ से उखाड़ दिया तो पौधे ने फोटोसिंथेसिस नहीं किया, तो उन्होंने ये बोला कि भाई पौधे जो है वो मृदा की वजह से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि पौधे जो है वो मृदा की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, उसके लिए उनको क्या चाहिए, जल चाहिए। अब ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे सवाल नहीं आएगा। सवाल कहाँ आएगा मैं आपको बताऊंगी। ये सिर्फ हिस्ट्री चल रही है, इनको बस 1-1, 2-2 लाइन में लिख दो आप जैसे लिखे हुए, ठीक है। इन पे इतनी बात ही हमको करनी है, हमको हिस्ट्री बतानी है इसलिए। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा कि भाई कैसे बातें कर रहे हो आप, बताओ पौधे में से जल कहां से आया, ऊपर आसमान से तो टपकेगा नहीं, कहां से आएगा, मृदा में से ही तो आएगा। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए जल और मृदा दोनों जरूरी है, जल व मृदा दोनों आवश्यक है, या दोनों के कारण ऐसा होता है, ऐसा इन्होंने कह दिया, ठीक है। इनको शॉर्ट में ही लिखना है आपको, ज्यादा इन पे डिटेल नहीं बात करनी है, डिटेल जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आए स्टीफन हेल्स। ये बड़े ही अच्छे
साइंटिस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देती हूं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। हेल्स, स्टीफन हेल्स ने क्या कहा कि पौधे जो है, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण करते हैं। या ऐसा भी कह सकते हो कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। मैंने प्रकाश की उपस्थिति में लिखा है, आप प्रकाश संश्लेषण भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन निर्माण करते हैं। इसमें याद क्या करना है, एक तो ये चीज आपको, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं नेक्स्ट लाइन लिखा रही हूं, इनके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि पादपकारिकी का जनक, पादपकारिकी, पादपकारिकी क्या होता है, पादपकारिकी क्या होता है, प्लांट फिजियोलॉजी, पादपकारिकी का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो वो कौन कहलाते हैं, स्टीफन हेल्स कहलाते हैं, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे ज्यादा प्लांट की फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी पे सबसे ज्यादा अध्ययन इन्हीं के द्वारा किया गया था। फिजियोलॉजी क्या है ये पता है ना आपको, कि पौधे के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो कैसे हो रहा है, श्वसन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, तो इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया हुआ है, इसीलिए इनको पादपकारिकी का जनक कहते हैं। ये बात नोट कर लेना। ठीक, तो स्टीफन हेल्स ने क्या कहा कि भोजन निर्माण जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है या प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इनसे इतनी बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भाई पूरा के पूरा आपको 3 या 4 नंबर में भी क्वेश्चन मिल सकता है, तो इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या कहा, इन्होंने लाइन तो कुछ और दी हुई है आपके एनसीईआरटी में, लेकिन पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझाऊंगी। इन्होंने ये कहा, इन्होंने बताया कि पौधे जंतुओं द्वारा अशुद्ध की गई वायु को, वायु मतलब एयर को शुद्ध करते हैं। इन्होंने एक प्रयोग किया, ठीक है, इन्होंने, अभी वो प्रयोग मैं आपको समझा रही हूं, इन्होंने अपने प्रयोग से यह सिद्ध किया कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन का उत्पादन, और ऑक्सीजन का उत्पादन मतलब ऑक्सीजन बनती है, लास्ट में हमने देखा ना रिएक्शन लिखी थी, उसमें ऑक्सीजन बनती है प्रकाश संश्लेषण में, उत्पादन व CO2 का उपयोग होता है। ये उपयोग होने वाली बात आप लिखे ना लिखे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ऑक्सीजन बनती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस प्रयोग के अंदर, ठीक है, CO2 का उपयोग होता है। अब इनका प्रयोग क्या था ये समझिए। कई बार 3 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि जेसप या जोसेफ प्रिस्टले के किए गए प्रयोग का वर्णन करो, या जोसेफ प्रिस्टले के प्रयोग से क्या सिद्ध होता है।
तो जोसेफ प्रिस्टले के प्रयोग से यही सिद्ध होता है कि जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करवाते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं और वायुमंडल को शुद्ध करते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जो आपको थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही होगी। ये कह रही है कि जंतुओं द्वारा अशुद्ध की गई वायु। तो आप बोलोगे जंतु कौन सी वायु अशुद्ध करते हैं? अभी बता रहे हैं। देखो इन्होंने क्या किया, एक ऐसा कांच का बर्नर टाइप एक ऐसा कंटेनर ले लिया जिसको उठा सकते हैं ऊपर से, वही इस तरह का, अभी फोटो में बताएंगे। उसके अंदर इन्होंने एक कैंडल जलाई। ये एक्सपेरिमेंट देखो, डायग्राम बना लो और जो मैं बोल रही हूं वही आपको सारा लिखना है, जो जो बोल रही हूं। तो इन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया जिसमें इन्होंने एक कांच के पात्र के अंदर एक मोमबत्ती जलाई और उस मोमबत्ती के साथ एक चूहा रख दिया। ठीक है, अच्छा लग रहा है चूहा? तो चूहा रख दिया एक और मोमबत्ती को जलने दिया। अब आपको पता है जब भी कोई चीज जलती है तो उसके लिए क्या जरूरी होती है? ऑक्सीजन। अब हमने ये पात्र इसके ऊपर रख दिया है, इसका मतलब इसमें जब तक ऑक्सीजन रहेगी तब तक ही ये जल पाएगा। सबने बचपन में वो एक्सपेरिमेंट किया है ना, मोमबत्ती के ऊपर ग्लास रख देते हैं तो थोड़ी देर में मोमबत्ती बुझ जाती है। जब तक उस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन रहती है तब तक तो मोमबत्ती जलती है, फिर बुझ जाती है, क्योंकि जलने के लिए क्या जरूरी होती है? ऑक्सीजन होती है, जरूरी होती है। तो भाई इसको जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो इस पात्र के अंदर जो भी ऑक्सीजन है वो ये यूज करेगी जब तक जलती रहेगी। ठीक है, चूहा है, चूहा मतलब कोई जंतु है। जंतु आपको पता है जब सांस लेता है, श्वसन करता है, तो क्या करता है? वो भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, सभी को पता है। ठीक है, और कोई भी चीज जब जलती है तो वो भी ऑक्सीजन से जलती है और छोड़ती क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो भाई दोनों के दोनों कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में लगे हुए हैं। ये देखो, ये भी ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, छोड़ रहा है। चूहा भी ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। तो ये क्या हो गई? वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ऑक्सीजन तो जितनी है उतनी यूज हो जाएगी, बाकी फिर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगी ऑक्सीजन। अब इस चूहे को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, सांस कैसे लेगा? जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो दोनों बंद हो जाएंगे, ये मोमबत्ती भी बुझ जाएगी और ये चूहा भी मर जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? सीन जो हमारा नेक्स्ट वाला है वो क्या बनेगा? ऐसा। क्या हो गया है इसमें? मोमबत्ती का भी स्वाहा हो गया है और चूहा भी हमारा स्वाहा हो गया है, मर गया है भाई। अब ये जो अशुद्ध वाली बात है वो यहां से आई है कि जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पता है कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के अलावा और कोई भी जीव यूज नहीं करते हैं, सब कार्बन डाइऑक्साइड से मरेंगे ही मरेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में जाके घुल जाती है और हमको मार देती है। मतलब हम जो वायुमंडल में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ये वायु को क्या कर रही है? अशुद्ध कर रही है ना। इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है कि जंतु जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उससे वायु क्या हो जाती है? अशुद्ध हो जाती है। जबकि जो पौधे होते हैं वो वायु को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अभी हमने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में यही देखा। पौधे क्या करते हैं? इस रिएक्शन में हमने क्या देखा? पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जिसको हम छोड़ रहे हैं उनको वो ले रहे हैं, और ऑक्सीजन देते हैं। मतलब वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, हमसे अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? पर्यावरण को या वायु को शुद्ध कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने ऐसा किया। बात को थोड़ा सा घुमा के बोला है लेकिन सच है। अब क्या किया उन्होंने? और आगे एक्सपेरिमेंट किया। अब दूसरी बार उन्होंने क्या किया? सेम चीज करी, वही कंटेनर लिया। अब क्या किया? यहाँ पे जलाई मोमबत्ती, या मोमबत्ती नहीं भी जलाई, चलो छोड़ो, एक पौधा ले लिया। ठीक है, प्रकाश मिल रहा है इसको आराम से। एक मोमबत्ती भी ले ली जलती हुई, और चूहा भी ले लिया। ठीक है, तीनों को बंद कर दिया जार के अंदर। अब क्या हुआ? सेम चीज, यहाँ पे जितनी ऑक्सीजन थी वो तो ये यूज कर लेगी जलाने के लिए, ये भी यूज कर लेगा सांस लेने के लिए। अब पौधों की बात करते हैं। पौधों क्या करेंगे? पौधे तो क्या चाहिए? पौधों को ऑक्सीजन तो चाहिए ही नहीं। पौधों को क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ कहां से रही है?
मोमबत्ती जो जल रही है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है, चूहा जो ऑक्सीजन ले रहा है उसके बदले भी क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और पौधों को तो चाहिए ही कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेंगे और क्या छोड़ेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे। तो इसके अंदर ऑक्सीजन खत्म भी नहीं होगी और कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी भी नहीं होगी, है ना, दोनों बातें हो गई। ये मोमबत्ती जल रही है, ऑक्सीजन ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है। चूहा सांस ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। लेकिन पौधे तो अच्छे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मिलती रहेगी और मोमबत्ती भी जलती रहेगी, चूहा भी जिंदा रहेगा और पौधा भी आराम से प्रकाश संश्लेषण करता रहेगा। तीनों के तीनों अच्छे से फल फूल रहे हैं। इससे क्या बात साबित हुई, यही कि कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही बात इन्होंने अपने प्रयोग में समझाई कि O2 का उत्पादन करते हैं, मतलब निर्माण करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेते हैं। एक फोटोग्राफ दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, ये देखो सेम है ये फोटोग्राफ। पहले क्या किया, मोमबत्ती जलाई, चूहा लिया, चूहा भगवान को प्यारा हो गया, है ना, टाइम फिश हो गया इसका। फिर पौधा लिया, मोमबत्ती जलाई, चूहा लिया, तो क्या हुआ, तीनों के तीनों आराम से सरवाइव कर रहे हैं। चूहा भी जिंदा है, मोमबत्ती भी जल रही है और पौधा भी आराम से प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। तो ये जॉन प्रिस्टले का प्रयोग है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, इन सब प्रैक्टिकल में अभी जो जितने भी हम प्रयोग पढ़ रहे हैं आज की क्लास में, उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिस्टले का प्रयोग, जो कि एग्जाम में आने के हिसाब से पूछ रही हूं, बता रही हूं मतलब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट थे वो है हमारे पास इंजनहाउस। अब देखो इसको याद कैसे करना है, अभी बहुत सारे साइंटिस्ट हो जाएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका कौन सा था, हमें तो याद ही नहीं रह रहा। देखो जॉन प्रिस्टले को तो याद रखना, प्रिस्टले प्रिस्टले करके, प्रिस्टले मतलब ऑक्सीजन। इन्होंने ऑक्सीजन बताई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, जॉन प्रिस्टले, इससे याद रखना। अभी इंजन हाउस को कैसे याद करोगे, देखो मैंने कैसे याद कर रखा है। इंजन किससे चलता है, कोई भी इंजन है गाड़ी का, वो किससे चलता है, अगर उसको चलाना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। सभी पढ़ते हो मैथ में, सॉरी साइंस के अंदर पढ़ते हो कि भाई कोई भी काम है अगर इंजन चलाना है तो उसको ऊर्जा चाहिए होगी, है ना। अब हमारे यहाँ पे हम मशीन तो नहीं चला रहे, हम प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं। तो हमारे इस प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा क्या है, हमारे इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हमारा प्रकाश है, जो हमारा प्रकाश है वही हमारी ऊर्जा है पौधों के लिए। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया था, क्या बताया था कि जो पौधे हैं वो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके क्या बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण में भोजन निर्माण करते हैं। याद हो जाएगा, इंजन से ऊर्जा, ऊर्जा से प्रकाश, मतलब प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, समझ में आई बात। क्या बताया था इन्होंने, लिखो यहां पे, इन्होंने अपने प्रयोग द्वारा, इनका प्रयोग नहीं पढ़ना है हमको, इन किसी के भी प्रयोग नहीं पढ़ने, एक तो प्रिस्टले का पढ़ना है आपको प्रयोग, और एक नीचे अभी एक और साइंटिस्ट बताऊंगी मैं, उनका प्रयोग पढ़ना है। इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने अपने प्रयोग द्वारा यह बताया कि पौधे के हरे भाग, सबको पता है पौधे का जो हरा भाग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है और उसी से क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा। तो पौधे के हरे भाग द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं, जबकि अंधेरे भाग में, जहां पे प्रकाश ना हो, अंधेरे
क्षेत्र में ऑक्सीजन के बुलबुले नहीं बनेंगे। इन्होंने क्या किया, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इधर नहीं हो पाएगा, या तो मैं सेचस को यहां से हटा देती हूँ ताकि इसी के नीचे हम हमारा प्रैक्टिकल कर सके, उसके बाद ही सेचस की बात करेंगे। ठीक है, इनको हम थोड़ा सा अभी नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेंगे। याद रखना सेचस जी को भूलना नहीं कि हमको करना है। क्या किया इन्होंने, देखो इन्होंने क्या किया, इनका एक्सपेरिमेंट तो वैसे बहुत बड़ा है पर आपको सिर्फ डायग्राम बना के आप इसको समझाना है। ठीक है, क्या इन्होंने प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। क्योंकि जब हमने उजाले में रखा हरे वाले भाग को, हरा भाग तो दोनों ही है, पौधा हरा ही है, हरे को हमने अंधेरे में रखा तो ऑक्सीजन नहीं बनी। ऑक्सीजन क्यों नहीं बनी होगी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण से ही बनती है पौधों में। और जब लाइट वाले भाग में रखा, प्रकाश वाले भाग में रखा, तो हमको ऑक्सीजन के बुलबुले दिखे। कहां दिखे वो भी बता रही हूं। इन्होंने क्या लिया, एक कंटेनर लिया ऐसा, ये डायग्राम सबको बनाना है। एक कंटेनर लिया और उसमें एक पौधा रख दिया ऐसे। आप थोड़ी पत्तियां अच्छी सी बना देना, है ना, मैं तो ऐसे रफ बना रही हूं। एक पौधा रखा ऐसे, अलग अलग भी ले सकते हैं, इन्होंने एक ही लिया। एक पौधा रख दिया ऐसा पानी के अंदर, जलीय पौधा ले लिया होगा कोई, क्लोरेला, क्लेडोफोरा, ऐसा कोई भी। ठीक है, इन्होंने ये लिया। अब इन्होंने क्या किया, इसके दो ऐसे कंपार्टमेंट बना दिए। एक को तो प्रकाश आने दिया, इधर प्रकाश आराम से आ रहा है, इस वाले भाग को अंधेरे में रख दिया। अलग अलग पौधे भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही पौधे को रखना है। मतलब इस वाले भाग पे अंधेरा रखा, इसको बिल्कुल भी प्रकाश नहीं दिया, और इधर वाले भाग को प्रकाश दिया। तो इन्होंने क्या देखा कि इनकी पत्तियों पर और पानी पर हमें ऐसे छोटे छोटे बुलबुले दिखाई दे रहे हैं ऐसे। और इधर या तो कम मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं, तो मैं तो बना ही नहीं रही हूं। ठीक है, अगर बनाना चाहो तो भी एक दो बना सकते हो, ज्यादा नहीं बनेंगे। कुछ देर के लिए जरूर कहीं से थोड़ी बहुत लाइट अगर इनको मिल रही है तो हो सकता है, बाकी नहीं होगा। तो इधर तो हमको ऑक्सीजन के बुलबुले मिलेंगे, ठीक है, और इधर हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे क्या बात साबित हुई कि यहाँ पे प्रकाश है तभी प्रकाश संश्लेषण हो रहा है और ऑक्सीजन उत्पन्न हो रही है। अंधेरे वाले भाग में क्योंकि प्रकाश नहीं है इसलिए ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं हो रही है। तो एंजेले ने क्या किया, प्रकाश की महत्वपूर्णता समझाई। छोटे फॉर्म में अगर हम इनको याद करें, इंजन हाउस ने क्या किया, प्रकाश की महत्वता को समझाया कि बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण नहीं होने का। ठीक है, इंजन से ऊर्जा, ऊर्जा से प्रकाश, मतलब इन्होंने प्रकाश की इंपॉर्टेंस को समझाया अपने प्रयोग के द्वारा। ये प्रयोग है, आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना के आप इसको शो कर सकते हो। अब कई बच्चे पूछेंगे मैम आपको कैसे पता ये ऑक्सीजन निकल रही है। भाई हमारे पास केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, हम किसी भी गैस का पता लगा सकते हैं। हमको यहाँ पे वो नहीं लिखना उन्होंने कैसे पता लगाया, कैसे नहीं पता लगाया। एक बैक्टीरिया भी होता है, वो भी डाल सकते हैं, अभी आपको बताऊंगी नेक्स्ट वाली लाइन में, वो वाला भी आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ भाई सेचस के बारे में बता देती हूँ, नहीं तो वो भूल जाएंगे वापस हम। सेचस जो थे, अब देखो सेचस को मैंने कैसे याद कर रखा है। सेचस को मैंने, वैसे इसको सेचस लिखा हुआ है इंग्लिश में, लेकिन इनकी स्पेलिंग ऐसी है, ऐसी। तो मैंने इनको सेक पढ़, कोई कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, सेकस भी लिखा हुआ है इनको, तो मैंने सेकस के हिसाब से याद कर रखा है। सेक का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, अगर हम खाली सेक बोले, है ना, कहीं सेचस लिखा हुआ है कहीं सेकस लिखा हुआ है, तो अगर हम सेक बोले तो सेक का मतलब क्या होता है, थैला। तो मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है कि थैले में क्या भर रखा है, थैले में शक्कर भर रखी है, और वो शक्कर कौन सी है, वो शक्कर ग्लूकोज है। तो देखो मैंने क्या याद किया है, इन्होंने क्या बताया, ये याद करने की ट्रिक है। सेकस या सेचस, सेक से थैला, थैले में शक्कर, और वो भी ग्लूकोज। तो इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो भोजन है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, ये इन्होंने बताया। ये ट्रिक थी, इसकी ट्रिक समझ में आ गई, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिस्टले की याद ही रखनी है आपको। ऑक्सीजन, मुझे तो पता नहीं ऐसे दिमाग में ही फिट है, प्रिस्टले सुनती हूँ तो ऑक्सीजन ही याद आता है।
ठीक है, आपको और कोई उससे रिलेशन मिलता हो तो आप ध्यान रख सकते हैं, आपको कोई कनेक्शन मिल जाए तो, मुझे कनेक्टेड ऑलरेडी है वो, ठीक है। तो सेक, सेक से थैला, थैले से ग्लूकोज, मतलब सेकस ने यह बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन बनता है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है। याद हो गया? आगे चलो। अब एक और इंपॉर्टेंट हमारा एक्सपेरिमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे नीट पे भी सवाल आते हैं, उस पे भी आते हैं, प्रिस्टले पे भी, और आ चुके हैं। अब एंजल है, इसको कैसे याद रखोगे, इन्होंने क्या प्रयोग किया था? देखो एंजल है, एंजल से एंगल याद कर लो, एंजल से एंगल, एंगल मतलब कोण। तभी 10th पढ़ के आए हैं, है ना, हम वो प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं ना 10th के अंदर, कि अगर हम प्रकाश की किरण को, श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म में डालते हैं तो वो अलग अलग कलर्स में विभक्त हो जाती है, पढ़ते हैं, मतलब अलग अलग कोण में चली जाती है, सबका एक एक एंगल होता है ना, कोण पढ़ा है आपने, एंगल, तो एंगल से एंजल, ऐसे याद कर लो। अब इन्होंने कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया था, इससे रिलेटेड ही किया था, ये याद करने की ट्रिक है। अब क्या किया था इन्होंने कलर्स के साथ, इन्होंने भी सेम प्रोसेस किया। इन्होंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में पानी भर दिया और एक प्लांट लिया इन्होंने, उस प्लांट का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये प्लांट लिया इन्होंने, ये कौन सा प्लांट है आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये नीट में पूछा हुआ है। इन्होंने एक प्लांट लिया, उसका नाम वहां पे आपको याद नहीं रखना है, पिछले वाले में वहां पे कोई भी प्लांट ले सकते हो, लेकिन इन्होंने एक फिक्स प्लांट लिया था, इसीलिए हमको याद करना पड़ेगा। इन्होंने क्या लिया था, क्लेडोफोरा लिया था। क्लेडोफोरा हमने आगे के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो क्लेडोफोरा इन्होंने एक क्या लिया था, प्लांट लिया। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है नीट के हिसाब से भी और वैसे भी। क्लेडोफोरा पे इन्होंने अपने प्रयोग किए। ऐसे पूछते हैं कि डब्ल्यू एंजेले ने अपने प्रयोग किस पर किए, क्लेडोफोरा पे किए। एक और नाम आने वाला है यहाँ पे, अभी बात करते हैं। अब इन्होंने सेम चीज ली, इन्होंने जरूरी नहीं है कि प्रिज्म लिया हो, और भी किसी चीज से कर सकते हैं, लेकिन हम याद कर रहे हैं इसको इसलिए मैं आपको प्रिज्म के हिसाब से करा रही हूँ। इन्होंने भी क्या ली, व्हाइट लाइट ली, श्वेत प्रकाश लिया और उसको प्रिज्म पे डाला। क्या होगा, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विबग्योर। ये बोलते हो, हिंदी में क्या बोलते हो भाई, बेनी, बेनी, आह, पी, ना, ला, यही बोलते हो, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन्होंने क्या किया, व्हाइट लाइट ली और उसको अलग अलग, अब मेरे पास सारे कलर यहाँ पे बोर्ड पे नहीं दिखेंगे, मैं एक ही कलर से बना रही हूँ, इतने सारे वायलेट, इंडिगो सब कुछ नहीं है मेरे पास, तो मैं सबको व्हाइट व्हाइट ही दे रही हूँ, पर आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये अलग अलग लाइट इन्होंने प्लांट के अलग अलग, 5 मिनट, अलग अलग एरिया पे डाली, ठीक है। जैसे वायलेट यहाँ पे डाली, इंडिगो यहाँ पे डाली, ब्लू इधर डाली, ग्रीन इधर डाली, येलो इधर डाली, अलग अलग पोर्शंस पे अलग अलग लाइट जाने दी प्रिज्म से निकाल के, ठीक है। अब इन्होंने क्या देखा, सबके ऑक्सीजन कितना निर्माण हो रहा है उसको देखा। तो इन्होंने देखा कि जहां पे ये जो बैंगनी लाइन थी, यानी कि वायलेट लाइन थी, जिसको हम नीला भी कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसको नीला ही कहते हैं वैसे, और इंडिगो, मतलब इन दोनों क्षेत्र में मान लो, ठीक है, नीला भी ले लो साथ में, तो नीला ही बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में हम उसको, क्योंकि बैंगनी और नीला सिमिलर सा ही कलर होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बुलबुले बहुत ज्यादा मात्रा में मिले, बहुत ज्यादा मात्रा, ठीक है। यहाँ पे थोड़े कम मिले, इधर थोड़े से कम मिले और इधर भी कम मिले, और फिर रेड वाले पे सबसे ज्यादा मिले। तो रेड को मैं थोड़ा सा इधर और ले लेती हूँ, रेड वाले पे सबसे ज्यादा बुलबुलों हमको मिले, 2 जगहों पे मिले हमको। एक तो इस वाले एरिया में, मतलब ये आपका बैंगनी, नीला और आसमानी वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, तीनों ही मान लो एक तरह से, और दूसरे हमको रेड वाले एरिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिली। अब वही कि ऑक्सीजन यहाँ पे सबसे ज्यादा है, ये हमको कैसे पता चला, तो इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया डाला हुआ था इसके अंदर,
है ना। इन्होंने क्या डाले हुए थे, बैक्टीरिया, कलर अलग चेंज कर देती हूं मैं, इन्होंने बैक्टीरिया डाले हुए थे सब जगह पे। ये बैक्टीरिया का नाम था एसिडोबैक्टर, ये नाम याद रखना है आपको। एसिडोबैक्टर जीवाणु लिया इन्होंने, ठीक है, बैक्टीरिया लिया, उसको इस टैंक में डाल रखा था। अब देखो, इसको एसिडोबैक्टर को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर एसिडोबैक्टर को ऑक्सीजन मिलेगी तो ये जी भर के वृद्धि करेगा, मतलब इसकी संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो एक तो हमको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिली इन दो एरिया में, प्लस हमको इन बैक्टीरिया की जो संख्या है वो भी इस वाले एरिया में सबसे ज्यादा मिली। इस वाले एरिया में जो एसिडोबैक्टर था उसकी भी मात्रा बहुत ज्यादा मिली। अब आपको पता ही है एसिडोबैक्टर को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी वहीं पे एसिडोबैक्टर भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है और ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है। और ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा होगी, जहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। सही सी बात है ना, ऑक्सीजन किससे उत्पन्न हो रही है, प्लांट से, मतलब फोटोसिंथेसिस से। तो इन्होंने ये कहा कि जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण जो है, ये लाइन आपको पूरी लिखनी है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं। प्रकाश संश्लेषण नीले व लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक हुआ इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा मिली यहाँ पे और यहाँ पे। और नीला में भाई ऐसे मत करना मैम, बैंगनी, नीला, ब्लू तो एक जैसा ही है, हाँ, इसीलिए मैंने कहा इस वाले पूरे एरिया में, पर हम इसको नीला ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि नीले ही है तीनों। एक तरह से देखो तो ये तो हमने वेरिएशंस दे दिए, वरना तीनों को नीला ही बोलते हैं एक बार के लिए हम। तो नीले और लाल कलर में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा भी हमको ज्यादा मिली, इसीलिए वहां पे एसिडोबैक्टर भी हमको ज्यादा मिला। ये इनका फाइनल स्टेटमेंट है। एंजिले का कैसे याद रखोगे, एंजिले से एंगल, एंगल से कोण, कोण कौन सा, प्रिज्म पे डालने वाला, तो प्रिज्म पे डाला तो 7 कलर मिले। उन 7 कलरों को प्लांट पे डाल के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि नीला जो है सबसे, नीले और लाल कोण कौन से बने, एक तो नीला जो भी कोण बने उसमें से भाई नीले और लाल में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। याद हो जाएगा इस ट्रिक से। ईयर याद करने की किसी में भी जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ईयर, अगर नहीं याद होता है कोई बात नहीं। तो क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के कहाँ संपन्न होता है, कहाँ होता है एक्चुअली में, किस जगह पे होता है प्रकाश संश्लेषण, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से पिगमेंट काम में आते हैं, वर्णक काम में आते हैं, उसकी बात करेंगे। और क्लोरोफिल ए बी की बात करेंगे, साथ में और भी जो वर्णक है कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलीन्स, इनकी भी बात करेंगे। तो मेनली हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाले वर्णक। और क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है कि प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाले वर्णकों का वर्णन कीजिए, ठीक है, पिगमेंट का वर्णन कीजिए। तो ऐसे ही हमको करना है। चलो शुरू करें क्लास को। तो कल वाले 2 चीजें थी, उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। एक तो हमारे ब्लैकमैन साहब छूट गए थे, तो उसकी बात कर लेते हैं। ब्लैकमैन क्या है, एक साइंटिस्ट है, और ये आगे फिर आपको थोड़ा सा आएगा। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ये, सीमाकारी सिद्धांत, ठीक है। क्या नाम है इस सिद्धांत का, सीमाकारी सिद्धांत। ये यूपी वाले और सबके आ चुका है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन सबके ही आता है। क्या है ये सिद्धांत, पहले मैं परिभाषा लिख रही हूं फिर समझाऊंगी आपको। कि किसी भी अभिक्रिया या कोई अभिक्रिया यदि कोई अभिक्रिया दो या दो से अधिक अभिकारकों पर निर्भर करती है, तो उस
अभिक्रिया की दर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। अभिक्रिया की दर मतलब अभिक्रिया किस स्पीड से चल रही है, या गति भी बोल सकते हो दर की जगह, ठीक है। और ब्रैकेट में मैं लिख देती हूं गति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ रिएक्शन। आपको पता होगा केमिस्ट्री के अंदर बोलते हैं कि अभिक्रिया की दर इतनी है, अभिक्रिया इतने कोटि की है, ऐसा आपने पढ़ा होगा। तो मतलब अभिक्रिया किस स्पीड से चलेगी, जल्दी होगी, धीरे होगी, तो ये इस बात पे निर्भर करेगा किसके लिए, ऐसी अभिक्रियाएं जो 2 या 2 से अधिक अभिकारकों पर या अभिकर्मकों की सांद्रता पे निर्भर करती है, ठीक है। तो उनकी अगर हमको अभिक्रिया दर पता करनी है कि अभिक्रिया स्लो होगी या फास्ट होगी, तो अभिक्रिया की दर उस समय उपस्थित सबसे कम सांद्रता या कम मात्रा भी लिख सकते हो, कम सांद्रता वाले अभिकारक पर निर्भर करती है। मतलब मैं अभी समझा रही हूं आपको, निर्भर करती है। उदाहरण क्या है, उदाहरण जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश है, तापमान है। अब ये क्या चीज है इसको समझो। देखो, हमने प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की आपने इक्वेशन लिखी है ना, क्या लिखी, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वापस इसको मिटाऊंगी सिर्फ आपको समझाने के लिए कि CO2 प्लस H2O, और सनलाइट चाहिए हमको, प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। अच्छा, प्रकाश से सिर्फ क्या मिलेगी, ऊर्जा थोड़ी ना मिलेगी, प्रकाश से तापमान भी तो मिलता है, ये तो पता ही है। जहां पे लाइट आएगी, सूर्य का प्रकाश आएगा, वहां पे तापमान भी तो आएगा, उससे क्या बनता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब C6H12O6 और H2O और ऑक्सीजन। अब मैं बैलेंस नहीं करके लिख रही हूं क्योंकि हमारा अभी बैलेंसिंग का काम नहीं है, ये हमने लिखा। तो हमने कहा कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किस किस पे निर्भर करती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको CO2 चाहिए, मतलब उसके ऊपर भी निर्भर करेगी। अगर CO2 नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। जल भी चाहिए, क्योंकि जल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। क्लोरोफिल भी चाहिए, क्लोरोफिल नहीं होगा तो भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश भी चाहिए और ताप भी चाहिए। तो भाई इतनी सारी चीजों पे ये अभिक्रिया निर्भर कर रही है। तो अगर हम इस अभिक्रिया की दर निकालना चाहें, क्योंकि ये 2 से अधिक अभिकारकों पे निर्भर कर रही है ना, बहुत सारे हैं इसके अंदर, तो अगर कोई इस अभिक्रिया की हम अभिक्रिया दर निकालना चाहें कि अभिक्रिया स्लो होगी या फास्ट होगी, तो ये कैसे निकालें। तो इन्होंने कहा, ब्लैकमैन ने, कि ऐसी कोई अभिक्रिया जिसमें बहुत सारे अभिकर्मक होते हैं या अभिकर्मकों पे वो निर्भर करती है, तो उसकी अभिक्रिया दर सबसे कम सांद्रता वाले अभिकारक पर निर्भर करती है, वो भी उस समय जिस समय आप अभिक्रिया की गति निकाल रहे हैं। अभिक्रिया की गति कैसे निकालते हैं ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, है ना। मतलब पढ़ेंगे क्या, कोई आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं बताएंगे, सब चोरी चोरी में चलेगा, तो तब आपको बताएंगे कि अभिक्रिया की दर कैसे निकालते हैं। तो अभिक्रिया की दर हमको निकालनी है, तो जिस समय हम अभिक्रिया की दर निकाल रहे हैं उस समय जो कारक, जो अभिकारक या कारक, दोनों कुछ भी बोल सकते हो, जो कारक सबसे कम मात्रा में होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि अभिक्रिया स्लो होगी या फास्ट। अब ये देखो, ये कैसा है, ये आपने एंजाइम वाला टॉपिक पढ़ा था, एंजाइम वाला चैप्टर 9 जो हमने पढ़ा था, जिन्होंने भी पढ़ा था, उसमें मैंने एक चीज समझाई थी कि अगर हम क्रियाधारक की सांद्रता बढ़ा देते हैं, है ना, अभिकारक बढ़ा दें, लेकिन एंजाइम नहीं बढ़ाएंगे, तो क्या अभिक्रिया की गति बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एंजाइम खत्म हो जाएंगे, है ना। तो अभिक्रिया कारक आप कितना भी बढ़ा दो, कितने भी क्रिया दर बढ़ा दो, अभिक्रिया की दर पे कोई असर नहीं होगा। ये पढ़ा था हमने, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम ले रहे हैं। जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमने कहा कि हमने 6 CO2 यूज करते हैं, है ना, 6 CO2 यूज करते हैं और 12 H2O यूज करते हैं, जिससे हमारी ये चीज बनती है। यहाँ पे भी आपको पता है ये 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, और इस तरह से हमारी कंप्लीट होती है। अब देखो, मैं आपको बताती हूं कि अगर मैंने खाली CO2 की मात्रा बढ़ा दी, मान लो 8 कर दिए, लेकिन H2O की मात्रा नहीं बढ़ाई,
तो क्या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि CO2 भले ही कितने भी ले लो, लेकिन बिना H2O के काम नहीं होने का। या एक और तापमान से ले लो, मान लो इसको अभिक्रिया को होने में 45 डिग्री का तापमान चाहिए, इसके एंजाइम 45 डिग्री पे काम करते हैं। आप इसको 8 कर दो, इसको भी बराबर कर दो, इसको 8 किया है तो इधर भी आप बराबर से बढ़ा दो, मान लो 24 कर दिए, ठीक है। अभिक्रिया आपने ये बढ़ा दिया, ये भी बढ़ा दिया, क्या अब अभिक्रिया की दर बढ़ेगी? अभी भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आपने तापमान जो है वो कम कर दिया, या बढ़ाया ही नहीं या दिया ही नहीं, जो भी है। तो यही ये कह रहा है कि जिस समय हम देख रहे हैं, तो अगर मान लो जैसे मैंने कहा अभी जो पहला एग्जांपल लिया था कि भले ही मैं इसको बढ़ा दूं लेकिन H2O नहीं बढ़ाऊं तो मेरी अभिक्रिया की दर नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि खाली CO2 क्या करेगा जब तक उसको H2O नहीं मिलेगा। तो अब मेरी अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर कर रही है? मेरी अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर कर रही है? CO2 पे निर्भर नहीं कर रही है, क्योंकि CO2 तो पहले से ही बहुत सारा है। निर्भर किस पे कर रही है? H2O पे, क्योंकि वो कम है। जब तक वो नहीं बढ़ेगा, वही है ना, जो चीज कम होती है उसी की वैल्यू होती है। यही कह रहा है इन शॉर्ट कि जो चीज हमारे पास नहीं है उसी पे निर्भर करेगी, कम सांद्रता वाले पे निर्भर करेगी। इसको बढ़ाओगे तब अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ने वाली। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? वही है ना कि जो चीज आपके पास नहीं है, आपको बोले कि भाई गाड़ी बस भरी हुई है, पैसेंजर भी बैठे हुए हैं, सबने टिकट दे दिया, चलो आगे बढ़ाओ। आप बोलोगे पेट्रोल ही नहीं है गाड़ी में, कैसे बढ़ाऊं? आप बोलो कि नहीं मैं तेरे को 2 लाख रुपए देता हूँ, गाड़ी बढ़ा। आप बोलो कि पेट्रोल ही नहीं है, कैसे बढ़ाऊं? 2 लाख दे दो, 4 लाख दे दो, मैं क्या करूं? तो अभी गाड़ी की स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है? पेट्रोल पे, क्योंकि पेट्रोल कम है या पेट्रोल नहीं है। तो अभिक्रिया की दर उस पे निर्भर करती है जो सबसे ज्यादा उस समय कम हो, क्योंकि उसके बिना काम अटक जाएगा। यही इस नियम का कहना है इन शॉर्ट। ठीक है बच्चों, इसमें देखो मैंने कुछ लिखे हैं, CO2, प्रकाश, ताप, जल भी हो सकता है। मैंने तो कुछ एग्जाम्पल लिखे क्योंकि ये सभी के सभी अभिकारक हैं। ठीक है, इसलिए अब है वॉन नील। देखो नील नदी का नाम सुना होगा आपने, इसको कैसे याद रखोगे? ब्लैकमैन को कैसे याद करोगे? भाई ब्लैकमैन को ऐसे याद रख सकते हो, ये ब्लैक है, ये आपकी जिंदगी ब्लैक करने में लगा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण को ब्लैक कर देगा, मतलब किसी चीज को कम कर रहा है जिसकी वजह से अभिक्रिया की दर नहीं बढ़ रही है, ऐसे याद कर सकते हो उसको। नील मतलब नील नदी, नदी में क्या होता है? पानी। तो बस इन्होंने पानी के बारे में बताया था। इन्होंने ये कहा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें ये जो पानी और ऑक्सीजन, फिलहाल तो ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये जो ऑक्सीजन बन रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बन रही। ये जो ऑक्सीजन बन रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आ रही, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये जो ऑक्सीजन आई होगी ये इधर से आई होगी। नहीं, ये ऑक्सीजन कहां से आई है? पानी के टूटने से आई है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के हिसाब से हम देखें, क्योंकि पहले वैज्ञानिकों का यह मानना था कि CO2 ही है जो बाद में ऑक्सीजन बना लेती है। ऐसा नहीं है, CO2 से ऑक्सीजन नहीं बनती, पानी के टूटने से ऑक्सीजन बनती है। ये इन्होंने बताया था। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि इन्होंने अपने प्रयोग किए। किस पे किए इन्होंने? अभी मैं नीचे आपको एक रिएक्शन लिख के बताऊंगी। कहां गया पेन? बैंगनी हरे जीवाणुओं पर, इनको पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया भी कहते हैं, और इन्हीं का दूसरा नाम सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया भी है। इन पे इन्होंने प्रयोग किए, ये आपको याद रखना है किस पे प्रयोग किए थे। ठीक है, प्रयोग में इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में जो जल है, नील मतलब पानी, मतलब नील नदी, नदी मतलब पानी, तो पानी से रिलेटेड इन्होंने बात बताई थी। जल के अपघटन से, मतलब जल के टूटने से ही हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अगर जल अपघटित नहीं होगा तो ना तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, ना हाइड्रोजन मिलेगी, और ना ही ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, ऑक्सीजन भी नहीं बनेगी। इन शॉर्ट इनका ये कहना था कि जल के टूटने से ही ऑक्सीजन बनती है और कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोजन का अपचयन होता है। अपचयन सभी समझते हैं आप लोग, है ना, रिडक्शन, जिससे ऑक्सीजन निकल जाती है। तो इन दोनों से ऑक्सीजन निकलेगी तभी तो ऑक्सीजन बनेगी। ठीक है, चलो अब इसकी एक रिएक्शन है जो आपको लिखनी है। एक बार मैं प्लेन स्लाइड ले लूं, कहां है देखती हूं मैं। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया पे अपना प्रयोग किया। बैंगनी हरे जीवाणु,
इन्हीं जीवाणु का एक और दूसरा नाम है सल्फर बैक्टीरिया। क्या नाम है इनका? सल्फर बैक्टीरिया। इन पे इन्होंने प्रयोग किया। भाई आप उनकी बात को सच क्यों मानोगे? उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, तभी तो प्रूफ दिया उन्होंने इस बात का। क्या प्रूफ दिया? कि जनरली हम देख रहे हैं नॉर्मल वाली प्रकाश संश्लेषण जब होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नॉर्मल। जब नॉर्मल वाला प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें CO2 और पानी मिलते हैं और क्या बनती है? कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट ही है, सबको पता होगा। ये तो हाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन प्लस पानी निकलता है, ठीक है। ये नॉर्मल वाली कहानी है। तो हमको ऐसा लगता था कि ये ऑक्सीजन जो है वो यहां से आ रही है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया को यूज किया, या बैंगनी, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया भी बोल सकते हो, इनको यूज किया इन्होंने। अब इनकी क्या खासियत होती है कि ये ऑक्सीजन जो पानी होता है उसको यूज नहीं करते। ये क्या यूज करते हैं? ये सल्फर यूज करते हैं। तो इनकी रिएक्शन में क्या होता है? CO2 तो लेनी पड़ेगी इनको, लेकिन इनको क्या चाहिए? इनको हाइड्रोजन सल्फाइड चाहिए होता है। जहां पे भी ये रहते हैं वहां से हाइड्रोजन सल्फाइड चाहिए। सब जगह नहीं रहते, ये ऐसी ही जगहों पे रहते हैं जहां पे इनको हाइड्रोजन सल्फाइड मिल पाए, उससे काम करते हैं। तो जब इन्होंने इसको काम में लिया तो इन्होंने देखा कि हमको कार्बोहाइड्रेट मिली, बिल्कुल मिली। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिले, इनको क्या मिले? कार्बोनिक अम्ल मिला। कार्बोनिक अम्ल मिला। कार्बोनिक अम्ल कैसे लिखते हैं भाई? जो एल्डिहाइड आपका ग्रुप है CH2O, ये मिला इनको, ठीक है। प्लस इनको क्या मिला? सल्फर गैस मिली, और सल्फर के ही दूसरे प्रोडक्ट भी मिले, ऑक्सीजन कहीं नहीं मिली। अगर कार्बन डाइऑक्साइड से ही ऑक्सीजन आती तो यहां पे भी आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी ना। अगर इससे हमको ऑक्सीजन मिल रही है, इसके टूटने से ऑक्सीजन मिल रही है, तो फिर यहां पे भी आनी चाहिए, क्योंकि यहां पे भी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इससे उन्होंने ये इस प्रयोग से ये बताया कि यहाँ पे ऑक्सीजन इसीलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पे जल है, और जल के टूटने से ही क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। सिद्ध हो गई ना बात? समझ में आ गई बात? ठीक है। अब ये जल टूटता कैसे है? वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे इसको, लेकिन ये दो तरीके से टूटता है। एक तो जो मैं यहाँ लिख रही हूं ऐसे, इसमें क्या होता है भाई? एक तो आपका मिलेगा OH और एक मिलेगा H+, OH- और H+, ये सभी ने पढ़ा होगा 10th में। अब जितने मॉलिक्यूल लोगे उस हिसाब से ये टूट जाएगा, ठीक है। जितने भी आपको मॉलिक्यूल लेने हैं उस हिसाब से ये टूट जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ले लूं कि 4 H2O, तो 4 H2O कैसे टूटेंगे? 4 तो OH- मिल जाएंगे इसमें, है ना, और 4 H+ मिल जाएंगे। ऐसे टूटता है पानी। इसको क्या बोलते हैं? इसको जल अपघटन बोलते हैं। ये आगे हमको फिर से पढ़ना है, अपघटन। अब ये जो OH है और ये जो H है ये फिर टूटेंगे। ये जो OH है ये आगे जाके जो है ऑक्सीजन निकालेगा और H+ भी निकालेगा। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 2 OH है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 2 तो ऑक्सीजन मिल जाएंगी और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। ऐसे ऐसे बन जाता है ये, इसीलिए ये ऑक्सीजन हमको मिलती है। ये हाइड्रोजन भी आएगी जब आप प्रकाश संश्लेषण आगे पढ़ोगे, मैं आपको मिलवाऊंगी हाइड्रोजन से, ठीक है। ऑक्सीजन तो देख ही लिया आपने। तो ये, और इसी हाइड्रोजन से वापस O मिल जाता है तो हमको H2O और मिल जाता है। लास्ट रिएक्शन में देखो वापस जल मिल रहा है ना, इससे वापस ऑक्सीजन मिल जाती है बची कुची, क्योंकि यहाँ पे भाई 2 थोड़ी ना है, 12 H2O है। तो ऐसे अंदर के अंदर रिएक्शन चलती रहती है आपस में, ठीक है। वो हमको नहीं जाननी कैसे चलती है, हमको बस ये देखना है कि जल कैसे टूटता है। इस तरह से टूटता है और टूट के क्या बनाता है? ऑक्सीजन बनाता है। और जब मैं आगे आपको कुछ डिटेल्स बताऊंगी उसमें बताऊंगी कैसे बनाया ये, ठीक है। चलो आगे चले। अब हमारा आज का जो टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? तो आप कहोगे कि मैम पत्ती में,
अच्छी बात है, सबको ही पता है, लेकिन पत्ती में कहाँ संपन्न होता है ये हमको जानना है। तो पहले पत्ती की संरचना की बात कर लेते हैं, या पहले लिख देती हूं कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में संपन्न होता है, पत्तियों में संपन्न होता है। लेकिन क्यों, आपसे पूछ लूं क्यों पत्तियों में ही क्यों संपन्न होता है, तो इस क्यों का जवाब क्या है, क्योंकि पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और अगर हमको प्रकाश संश्लेषण करना है तो हमको क्लोरोफिल चाहिए, चाहिए ना क्लोरोफिल। अच्छा, ये क्लोरोफिल किसके अंदर रहता है, तो क्लोरोफिल आपको पता है एक अंग पढ़ा हुआ है हमने, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट पढ़ा हुआ है, प्लास्टिड पड़े हुए हैं, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है। अभी क्लोरोप्लास्ट से भी मुलाकात कराऊंगी, पहले हम पत्ती की संरचना बात कर लेते हैं। ये संरचना आपको बनानी नहीं है, आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो पत्ती कैसी होती है, हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ी हुई है। सबसे बाहर तो क्या होती है, अधिचर्म होती है, लेकिन ये अधिचर्म ऊपर वाली है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी अधिचर्म। इस ऊपरी अधिचर्म के ऊपर एक मोम की लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उपकला, उपत्वचा, क्यूटिकल। सब पढ़ के आए हैं, जो नहीं पढ़ के आए हैं वो यहां देख ले। फिर ऐसी के ऐसे नीचे भी होती है, लेकिन नीचे हमको एक और चीज मिलती है, क्या मिलते हैं, रंध्र। तो ये रंध्र बनाए हैं मैंने। नीचे क्यूटिकल मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है ना, चाहो तो बना सकते हो और हटा भी सकते हो। तो ये हो गई निचली अधिचर्म। अच्छा, कई बच्चों के दिमाग में जिन्होंने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा हुआ है, उनको लग रहा होगा कि मैम आप ये द्विबीजपत्री पत्ती ही बना रही हूं। हाँ, एक बीजपत्री नहीं बना रही, क्योंकि एक बीजपत्री में तो अंदर वाला माल सेम ही होता है, चेंज आता है द्विबीजपत्री में, इसलिए वो बना रहे हैं। ठीक है, वहीं पे मेन ध्यान देना है। बीच में क्या होता है भाई, बीच में हमारे संवन मंडल होते हैं। ये संवन मंडल है, जाइलम फ्लोएम इसी के अंदर होता है, पता होगा सबको। संवन पुल सीधा लिख देती हूँ। अब जो द्विबीजपत्री पत्ती होती है, उसके अंदर जो ये बीज का भाग होता है, इन दोनों के बीच का भाग, इसको हम बोलते हैं पर्ण मध्योतक। ठीक है, और इन्हीं पर्ण मध्योतक के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्ण मध्योतक के अंदर। पर्ण मध्योतक, पर्ण मध्योतक क्या है, कोशिकाएं हैं, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं हैं। पर्ण मध्योतक कोशिका के अंदर हमको क्या मिलता है, क्लोरोफिल मिलता है। अभी बता रही हूं क्या होती है। ये हो गई हमारी मीजोफिल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मीजोफिल। ये आपको आगे काम आएगी भाई, इसीलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। बनानी नहीं है, लेकिन इसको समझना है आपको, क्योंकि आगे हम बात करेंगे, हमने यहाँ पे गया प्रकाश, वहां पे गया प्रकाश, तो कहाँ पे गया ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये अधिचर्म हो गई। अब बीच में द्विबीजपत्रियों में जो पर्ण मध्योतक होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो आपने देखी ऐसी लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं इसमें, ऐसी ऐसी खंभ उत्तक, क्या नाम दिया था इसको, ऐसी लंबी लंबी कोशिकाएं होती है ना, क्या नाम दिया था इसको, खंभ उत्तक, पैलिसेड, पैलिसेड टिश्यू बोला था इसको। ठीक है, और यहां पे नीचे होता है स्पॉन्जी, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ऐसा जो अजीब सा होता है, बीच में जगह भी होती है। ये क्या है, स्पंजी उत्तक। एक तरह से आपका चैप्टर 6 रिवाइज हो रहा है। ठीक है, ये पत्ती की संरचना है।
अब हमने कहा कि ये जो कोशिकाएं हैं कौन कौन सी, पर्ण मध्योतक की कोशिकाएं, उसमें ये भी और ये भी, दोनों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। लेकिन क्लोरोफिल ऐसे बिखरा हुआ नहीं रहता है, क्लोरोफिल किसी अंगक के अंदर रहता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। सबको पता होगा क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हरित लवक। वैसे मैंने पहले के चैप्टर में ये बात बताई है, लेकिन जो बच्चे पहले की क्लासेस में नहीं थे उनको मैं एक बार बता देती हूँ फिर से। देखो, क्लोरोप्लास्ट कोशिका के अंदर रहता है, ये एक अंग है, जैसे गोल्जिकाएं है, अंतःप्रद्रवी जालिकाएं है ना, केंद्रक है, वैसे हर कोशिका के अंदर, पौधे वाली कोशिका के अंदर एक और अंगक रहता है, एक ऑर्गेनल रहता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट रहता है, एक वर्णक रहता है, एक कलरफुल रसायन रहता है, ऐसा बोल दो, उसका नाम है क्लोरोफिल। तो अगर मैं ऐसे बोलूं, देखो दोनों लाइनें समझा रही हूं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि क्लोरोफिल पर्ण मध्योतक की कोशिकाओं में पाया जाता है तो गलत तो नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल इसके अंदर, ये यहां पे, बात तो सेम ही हुई ना। या मैं ऐसे बोलूं कि क्लोरोप्लास्ट पर्ण मध्योतक की कोशिकाओं में पाया जाता है तो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल है ये इसके अंदर रहता है और ये इसके अंदर रहता है, बात तो सेम ही हुई ना। ये तो भाई कई बच्चों को क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये एक अंगक है, अभी इसका फोटो बताऊंगी मैं नीचे, और उसके अंदर हमको मिलता है क्लोरोफिल, जो कि एक वर्णक है, एक कलर सब्सटेंस है, और इसी की वजह से पौधों का जो कलर है या रंग है वो हरा होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे रहता है ये क्या, क्लोरोप्लास्ट, और उसी के अंदर हमको मिलता है क्लोरोफिल। तो यहाँ पे बहुत सारे होते हैं पर्ण मध्योतक की, मैं डॉट बना रही हूं, अब ऐसे गोले तो मैं कब तक बनाऊंगी, ऐसे बहुत सारे होते हैं। स्पंजी कोशिकाओं में भी होता है लेकिन कम होता है, इसके कंपैरिजन में कम होता है यहाँ पे। तो एक और राज की बात जो आपको पता होनी चाहिए कि अभी हमने कहा कि क्लोरोफिल जो है वो पर्ण मध्योतक की कोशिकाओं में होता है, अच्छी बात है, मतलब दोनों में होता है। लेकिन अगर मैं पूछ लूं सबसे ज्यादा किस में होता है, इसमें या इसमें, तो अभी जो मैंने बोला उससे आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे ज्यादा क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, खंभ उत्तक की कोशिकाओं में। और इस पे सवाल आता है, लिख लेना ये लाइन नीचे कि क्लोरोफिल सबसे ज्यादा पर्ण मध्योतक की खंभ उत्तक में पाया जाता है, इसमें कम होता है। ठीक है, ये जो पीले पहले मैंने बनाया है। अब देखो एक और चीज बताती हूं, कई बुक्स में इसको एरो लगा के क्लोरोफिल लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे मैम क्लोरोफिल कैसे हो गया, बस वही बात कि क्लोरोफिल इसके अंदर है। अब मैं इसको क्लोरोप्लास्ट भी लिखूंगी तो सेम बात है, और क्लोरोफिल लिखूंगी तो भी सेम बात है, क्योंकि बहुत बारीकी से बताऊंगी तब तो क्लोरोप्लास्ट लिखूंगी, लेकिन हमको पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल रहता है, तो क्लोरोफिल लिख दूं या क्लोरोप्लास्ट लिख दूं, बात तो सेम ही है। कान इधर से पकड़ूं या इधर से, है ना, सेम बात है वैसे। तो ये सबको समझ में आई। अब ये ध्यान रखना, ये आगे बहुत सारी चीजों में रिपीट होता रहेगा। आगे चलो, अब ये देखो ये क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट। जिन्होंने भी चैप्टर नंबर 8 नहीं पढ़ा है उनके लिए एक बार और एनसीईआरटी में दे भी रखा है, इसको हरित लवक कहते हैं। हरित लवक ऐसा दिखता है, हरित लवक, इसके अंदर रहता है क्लोरोफिल। ये कोशिका में रहता है, देखो ये कोशिका है ना, कोशिका में ये रहता है, कौन, ये, और इसके अंदर रहता है क्लोरोफिल अंदर। अब बात समझ में आई। तो ये कैसा होता है, ये एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि चैप्टर 8 में तो है ही है और इधर भी है। ठीक है, ये ऐसा गोलाकार या अंडाकार बोल सकते हो, द्विस्तरीय होता है, डबल झिल्ली है भाई, द्विझिल्लीय, ये भी आपको याद रखना है, डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर आपको ये सिक्कों जैसी संरचनाएं दिख रही है, ऐसी एक के ऊपर एक रोटी रखी हुई हो या एक के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ हो, ऐसी जो संरचना होती है, इस पूरी संरचना को जो यहाँ पे दे रखी है और इधर आपके लेबल कर रखा होगा इसने, हाँ ग्रेना, ठीक है, इधर कर रखा है, इसको कर रखा है। तो ये जो सिक्कों के ऊपर सिक्के या रोटी जैसी जो आपको संरचना दिख रही है, इस पूरी संरचना को हम कहते हैं ग्रेना।
क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। ये चैप्टर 8 में मैंने बात की हुई है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रेना आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इसका एक ये जो बना रही हूं मैं, ये देखो, अभी जिसको मैं येलो करूंगी, ये वाला, खाली एक की बात करूं मैं, खाली एक की, तो इसको मैं बोलती हूं थैलेकॉइड। क्या बोलती हूँ इसको? थैलेकॉइड। ये सब बातें आपको इधर रहनी चाहिए, क्योंकि बुक्स में अभी हम जैसे जैसे आज चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, कहीं वो बोलेगा ग्रेना, कहीं वो बोलेगा थैलेकॉइड, कहीं वो बोलेगा स्ट्रोमा, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो हमारे दिमाग में इमेज फिक्स होनी चाहिए। ये ग्रेना है, इसका जो एक भाग है उसको बोलते हैं थैलेकॉइड, ठीक है। और इनके बीच में आपको एक लाइन दिख रही है, दो ग्रेना को जोड़ने वाली एक लाइन दिख रही है आपको। ये ग्रेना है, ये दूसरा ग्रेना है, इसके बीच में एक लाइन है, ये भी थैलेकॉइड ही है, लेकिन इसको नाम दूसरा देना पड़ेगा, क्योंकि ये दो ग्रेना को जोड़ रहे हैं। इसका नाम है स्ट्रोमा लैमिला। क्या नाम है इसका? स्ट्रोमा लैमिला। आपको याद रखना है। क्या नाम है इस ब्रिज का? ब्रिज है ना ये, एक एक लाइन वाले जो दिख रहे हैं, इनका नाम है स्ट्रोमा लैमिला, ठीक है। और ये जो आपको अंदर दिख रहा है, जो लिक्विड भरा हुआ है, उसको कहते हैं स्ट्रोमा। यहाँ पे सब लिखा हुआ है सारी लाइनों में, ठीक है। ये जो ऑरेंज कलर की है, ये स्टार्च कणिकाएं हैं, मतलब स्टार्च, जब इनके अंदर स्टार्च बनेगा तो इसी रूप में रहेगा। और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जो आपको गोले गोले से दिख रहे हैं यहाँ पे अंदर, है ना, डॉट डॉट, ये ग्रीन कलर के डॉट दिख रहे हैं आपको सबको, ग्रीन कलर के जो डॉट दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर के डॉट हैं आपके राइबोसोम। अच्छा, स्ट्रोमा को इंग्लिश में यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, ये लो स्ट्रोमा। वैसे हमने ये सारी बातें पढ़ी हुई हैं पहले कि पिट्ठिका को स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो पिट्ठिका पटलिका, पिट्ठिका पटलिका किसको कह रहे हैं? इसको पिट्ठिका पटलिका, पिट्ठिका पटलिका। जहां तक हो सके इंग्लिश वाले नाम याद रखना, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे ये हिंदी नामों में। ये बाहर झिल्ली, ये भीतरी झिल्ली, इसी के अंदर जो है हमारे क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है, पिगमेंट है, घुला हुआ रहता है वो अंदर, ठीक है। आप चाहो तो एक दो गोले बना के उसको नाम दे सकते हो क्लोरोफिल का। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में रहता है क्लोरोफिल, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ रहता है? सेल के अंदर, ठीक है, जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर, वो भी पर्ण मध्योतक की कोशिकाओं में पत्ती की ज्यादा मिलेगा हमको। तो ये क्लोरोप्लास्ट की बात हो गई। अब हमने जब क्लोरोफिल को बाहर निकाला इस क्लोरोप्लास्ट से, एक कलर है, हमको ग्रीन कलर का दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे हमने इसके बारे में ज्यादा इंक्वायरी की, मतलब साइंटिस्ट ने इसके बारे में चर्चा की, तो हमको ये पता चला कि क्लोरोफिल खुद अलग अलग कलर्स से मिलके बना हुआ है। मतलब वो हमको हरा दिख रहा है, लेकिन वो हरा नहीं है, उसके अंदर और भी बहुत सारे कलर्स है, और भी बहुत सारे वर्णक है, पिगमेंट है। अब देखो, मैं बार बार कलर या रंग शब्द यूज नहीं करूंगी, क्योंकि बायोलॉजिकल ये दोनों शब्द अच्छे नहीं है। बायोलॉजी में जो भी रंग होता है या कोई भी कलर होता है प्लांट से रिलेटेड, तो उसको वर्णक कहते हैं। तो अब मैं पिगमेंट या वर्णक शब्द यूज करूंगी। तो उस प्रैक्टिकल में मैंने ऐसी एक स्ट्रिप बनाई है, उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिप। हमने क्या किया, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप प्रैक्टिकल में देख लेना। हमने एक पत्ती ली, उसका ऐसे चूरा बनाया, और पत्ती में से थोड़ा बहुत जो भी कलर निकला, हरा हरा, पत्ती का आप चूरा बनाओगे पानी डाल के तो वो ग्रीन कलर का भाई आपको पानी सा मिलेगा। हमने एक पेपर आता है जिसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर, स्पेशल पेपर आता है, वो किसी और पेपर पे नहीं होगा। तो उस पे हमने क्या किया, यहाँ पे डॉट लगा दिया, उसको कलर में भिगो के ब्रश को या किसी को, और यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। अब क्या किया, एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो होती है, हमने उसको किसी सॉल्यूशन के अंदर डाला, और धीरे धीरे देखा कि वो पानी जो है, जो सॉल्यूशन है, ज्यादातर हम इसमें एसीटोन काम में लेते हैं या अल्कोहल काम में लेते हैं, पानी भी ले सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो पत्ती का कलर ऐसे ऊपर चढ़ने लगा, और ऊपर चढ़ने के बाद वो अलग अलग कलर्स में बढ़ गया। जो हमको सिर्फ हरा दिख रहा था, अब हमको वो पीला, ऑरेंज, हरा और अलग अलग कलर्स में नजर आने लगा। तब हमको पता चला
कि जो प्रकाश संश्लेषण में जो पिगमेंट काम में आते हैं, वर्णक काम में आते हैं, वो क्लोरोफिल तो है, लेकिन क्लोरोफिल के अलावा भी बहुत सारे वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं, लेकिन मेन जो बॉस है वो कौन है? क्लोरोफिल है। तो जब भी हम बोलते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल के कारण होता है, लेकिन छुपे हुए भी कुछ वर्णक इसके अंदर हमको मिलते हैं। तो देखो कौन कौन से वर्णक है, पहले मैं आपको यहाँ इस स्ट्रिप पे बता देती हूँ। सबसे पहले हमको ऊपर की तरफ जो मिलता है, ये पीले कलर का जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपको दिख रहा है पीले कलर का, ये हमारा है कैरोटीन। अभी नाम लिखूंगी मैं इनके, एक तो कैरोटीन होता है, उसके नीचे आपको लाइट येलो सा दिख रहा होगा कुछ यहाँ पे, ये बिल्कुल लाइट है, ये तो बिल्कुल डार्क सा दिख रहा है, ये थोड़ा सा लाइट येलो है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं व्हाइट पे, लेकिन जब आप वो प्रैक्टिकल देखोगे उसमें दिखेगा। तो ये जो है ये है जेंथोफिल, नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है, इसको जेंथोफिल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा हरा कलर दिख रहा है, ये है आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, ठीक है। और उसके नीचे जो हल्का हरा दिख रहा है वो है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल को शॉर्ट में CHL बोलते हैं, तो ये CHL मैंने लिखा है क्लोरोफिल बी। ये 4 प्रकार के मेन पिगमेंट जो है, तो एक और होता है फाइकोबिलिन, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको क्योंकि वो सब में नहीं होता है, किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है, और होता भी है तो न के बराबर होता है, इसलिए हमको दिखता नहीं है, ठीक है। तो कैरोटीन, जेंथोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और एक और जो मैंने बोला फाइकोबिलिन या फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, उसकी बात हम करेंगे। तो हमारे पास जो प्रकाश संश्लेषण में काम आने वाले वर्णक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वो कौन कौन से है? सबसे पहला जो, जैसे मैंने कहा, एक तो है हमारे क्लोरोफिल ए, ये स्मॉल में ही लिखना है ए, इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, क्योंकि अब मैं शॉर्ट में लिखूंगी आगे। दूसरा है क्लोरोफिल बी, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल स्मॉल बी। तीसरा है हमारे पास कैरेटिनॉइड्स, कैरेटिनॉइड्स। अभी देखो मैं एक चीज बता रही हूं, उसको ध्यान से सुनना। और चौथा है फाइकोबिलीन, फाइकोबिलीन्स, ठीक है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये आपने पढ़े हुए हैं, अगर किसी ने एल्गी वाला चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 2, तो उसको पता है कि क्लोरोफिल और भी प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार के होते हैं क्लोरोफिल? क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई भी होता है, ये सभी पौधों में मिलते हैं। लेकिन इसमें से क्लोरोफिल ए और बी जो है वो सारे पौधों में मिलता है। ए आपको बताया था मैंने, अगर आपको चैप्टर 2 याद है, कि क्लोरोफिल ए को सार्वत्रिक पिगमेंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं, सार्वत्रिक वर्णक कहते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी पौधा हो उसमें क्लोरोफिल ए तो मिलेगा ही मिलेगा, सब जगह मौजूद रहता है ये, इसलिए इसको सार्वत्रिक वर्णक भी कहते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो लिख लो जो मैंने अभी बोला है। बी भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है, ये सभी पौधों में, अलग अलग पौधों में अलग अलग मिलते हैं। लेकिन ये दो सबसे खास हैं, क्योंकि हम तो कॉमन की बात कर रहे हैं। बाकी सी वाले जैसे शैवाल हैं, आपने पढ़े हैं, शैवालों में सी भी मिलता है, डी भी मिलता है, ई भी मिलता है किसी किसी शैवाल में, लेकिन हम तो अभी प्रकाश संश्लेषण में जो मेन है उनकी बात कर रहे हैं। तो क्लोरोफिल ए और बी मुख्य है। उसके अलावा कैरेटिनॉइड्स लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, समझना अंतर को। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है कैरोटीन, जो मैंने वहां पे लिखा है। कई बच्चे कैरोटीन और कैरेटिनॉइड्स को सेम समझते हैं, लेकिन ये इसके अंदर आता है, इसका प्रकार है। और दूसरा होता है जेंथोफिल, ठीक है। तो ये 2 हमको इसके अंदर पढ़ने हैं। फाइकोबिलिन्स भी 2 प्रकार के होते हैं, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन, अभी हम नीचे बात करेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैंने एक तो यहाँ पे बोली कि
पादपों में क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी सभी प्रकार के क्लोरोफिल जो है वो अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार से मिलते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर, हालांकि साइनोबैक्टीरिया में आपको क्लोरोफिल ए और बी भी मिलेगा, साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर, वो भी बैक्टीरिया में गिनते हैं लेकिन वो शैवालों के ग्रुप के अंदर डालते हैं हम उनको, इसलिए स्पेसिफाई नहीं कर रही मैं, उनको बोलते बैक्टीरिया है लेकिन वो शैवाल के ग्रुप में है। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं या रसायन संश्लेषण करते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हमारे पास हैं जिनके पास ये तो नहीं है लेकिन दूसरे प्रकार के पिगमेंट होते हैं और उन पिगमेंट का नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ये लिखना है, ये सवाल आ चुके हैं सारे, एक एक दो दो नंबर में बहुत सवाल आते हैं। बैक्टीरियो क्लोरोफिल और दूसरा होता है बैक्टीरियो विरिडीन। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियो विरिडीन। ये किस में पाए जाते हैं? बैक्टीरिया के अंदर। अगर कोई बैक्टीरिया आपको कलरफुल नजर आ रहा है, ग्रीन दिख रहा है, रेड दिख रहा है, जो भी दिख रहा है, तो उनमें इस प्रकार के, उनमें भी सिमिलर पिगमेंट है लेकिन उनको नाम दिया है क्योंकि वो बैक्टीरिया के अंदर है, तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो विरिडीन। ठीक है, बाकी ये तो पूरे पादप जगत में मिलेंगे। इनमें भी क्लोरोफिल मिलता है कुछ बैक्टीरिया में, उस वाले क्लोरोफिल को हम क्या बोल देते हैं? क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल कह देते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सवाल आता है। और हमने इसको किससे अलग किया? तो कौन सी टेक्निक से अलग किया है हमने? क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी इससे अलग किया है हमने। ठीक है, और ये आपको प्रैक्टिकल मैंने उसमें डाल दिया है, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी, क्लास खत्म हो जाएगी लर्न एंड शेयर के टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगी, आप वहां पे देख लेना क्योंकि आपको शायद यूट्यूब पे ना मिले, लास्ट ईयर का है इसीलिए। ठीक है, चलो आगे चले। सबसे पहला, अब एक एक का वर्णन करना है हमको। सबसे पहला है क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए जो है वो क्या है? सार्वत्रिक पिगमेंट है, ये बात तो आपको लिखनी ही लिखनी है इसके अंदर। दूसरा, इसका फॉर्मूला जो मैं अब लिखने वाली हूं ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन जो यूपी वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में कई बार वो क्या ग्रेजुएशन पर पहुंच जाते हैं और सवाल पूछ लेते हैं, उनके लिए मैं लिखवा रही हूं। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। तो जो क्लोरोफिल ए होता है इसमें मिथाइल समूह होता है या मैथिल ग्रुप जिसको आप बोलते हैं, है ना, मैथिल क्रियात्मक समूह होता है इसमें। और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला वर्णक है, ये भी आपको पता ही है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला। इसका सूत्र है हमारे पास ये देखो, ये जो मैंने सूत्र लिखा है ये क्लोरोफिल ए का सूत्र है। बड़ा भयानक सा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये इतना ही बड़ा है। अब जैसे मैंने कहा कि किसको पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा यूपी और बिहार वाले बच्चे अलर्ट रहें, बाकी एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड में मुझे नहीं लग रहा इसको पूछते हैं, यूपी वालों ने पूछ रखा है इसीलिए। ठीक है, तो यूपी बिहार वाले थोड़ा सा देख ले, ये क्लोरोफिल ए का क्या है? सूत्र है। अब जो हमारा क्लोरोफिल होता है उसकी संरचना को अगर हम थोड़ा सा देखें तो उसमें क्या होता है? एक तो आयरन, ये तो होंगे ही, उसके अलावा आयरन, मैग्नीशियम जो है वो भी हमको देखने को, आयरन की भी कुछ क्वांटिटी होती है और मैग्नीशियम तो मेन है। आपको वो खनिज लवण वाला चैप्टर है उसमें भी ध्यान रखना है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो क्लोरोफिल नहीं बनता है पौधों के अंदर, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अब देखो इसकी संरचना क्या होती है, बीच में मैग्नीशियम होता है ऐसे, और ऐसे इसमें रिंग्स होती है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन होती है सब जगह कॉर्नर पे, इधर भी नाइट्रोजन इधर भी नाइट्रोजन, और यहाँ पे भी भाई ऐसा ही कुछ ऐसे। मैं अलग अलग कलर से बना रही हूँ ताकि आपको दिखे, ये थोड़ा सा लंबा कर लेना इसको, ऐसी ऐसे रिंग होती है ये, और बीच में हमारा मैग्नीशियम बैठा होता है। मेरा बीच से बाहर आ गया है तो इसको थोड़ा सा बीच में बना देती हूँ, ये देखो ऐसे। अब ये इतना ही नहीं है, इसके नीचे भी एक लंबी सी यहाँ पे ऐसी रिंग होती है ऐसी। ये तो मैं बहुत छोटी सी टेढ़ी मेढ़ी बना रही हूँ, इसमें CH3 ग्रुप जुड़े हुए होते हैं बहुत सारे। अभी मैं ओरिजिनल डायग्राम आपको बताने वाली हूँ, आपको याद नहीं रखना है ओरिजिनल डायग्राम, अगर बनाना भी चाहते हो तो ये काफी है, इससे हद से ज्यादा नहीं गुजरना हमको, ये बहुत है हमारे लिए। ठीक है, ये आपको कोई पूछेगा भी नहीं और आपको बनाना भी नहीं है, तो टेंशन नहीं लेनी है, बस ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रही हूँ। इसमें क्या होता है, ये दो भागों में से मिलकर बना होता है। एक तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो आपको शीर्ष दिख रहा है इसका, ये वाला हेड है इसका, ठीक है, और ये जो होती है वो उसकी क्या होती है, पूंछ होती है, यानी कि टेल होती है, लंबी सी होती है, मैंने बहुत छोटी बनाई है। ठीक है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, पोरफायरिन रिंग। क्या बोलते हैं इसको, पोरफायरिन। ये रिंग है ना, क्योंकि बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी हुई है इसीलिए पोरफायरिन शीर्ष। और इसको बोलते हैं फाइटोल, फाइटोल की टेल, ये फाइटोल कहलाता है इतना वाला पोर्शन, और ये क्या कहलाता है, पोरफायरिन कहलाता है। बस इतनी सी बात, अभी ओरिजिनल बता रही हूं, तब तक हम क्लोरोफिल बी की बात कर लेते हैं। क्लोरोफिल बी में जैसे यहाँ पे CH3 ग्रुप होता है, यहाँ पे एल्डिहाइड समूह होता है, एल्डिहाइड समूह से मिलकर बना होता है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो भाई ज्यादा कोई अंतर नहीं है, आप देखो जरा, बस यहाँ पे 72 से 70 हो जाता है, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन 4 ही रहेगा और Mg हो जाएगा, बस खत्म कहानी। ठीक है, 55 72 5 4 और Mg, ऐसे याद करो, मैंने भी ऐसे याद कर रखा है, 55 72 5 4 Mg, और नीचे वाले को 55 70 5 6 4 Mg, 5 नहीं होगा यहाँ पे, इधर कम किया तो इधर बढ़ा देते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है करना चाहो तो ये क्लोरोफिल बी का केमिकल फॉर्मूला है। और इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें आपको CH3 ग्रुप मिलता है। कलर की बात करें, जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबके कलर पूछे जाते हैं, ये आपको हरा नीला सा दिखाई देता है, इसका जो मेन कलर है, मतलब अभी हमने जो क्रोमेटोग्राफिक प्लेट देखी उसके अंदर हमको हरा नीला सा कलर दिखाई देगा इसमें। ठीक है, जबकि अगर क्लोरोफिल बी की बात करोगे आप, तो आपको क्लोरोफिल बी में हरा पीला कलर दिखेगा, थोड़ा सा पीलापन लिए हुए रहता है, इसलिए हमको लाइट ग्रीन कलर भी दिखता है इसके अंदर, है ना। जैसे अभी हमने देखा था इसके अंदर, ये प्लेट के अंदर, तो ये आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है क्योंकि इसमें हरा और नीला कलर सब मिक्स है। ये वाला आपको दिख रहा है थोड़ा सा येलोइश, क्योंकि इसके अंदर हरे के साथ पीला मिक्स हो गया तो थोड़ा सा लाइट ग्रीन बन गया ये। तो ये दोनों आपको चीजें याद रखनी है, बाकियों के भी कलर आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये कलर नीट में भी पूछे जाते हैं कि कौन सा कलर किसका है। ठीक है, आए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन। क्लोरोफिल ए का कैसा कलर होता है, क्लोरोफिल बी का कैसा कलर होता है, जेंथोफिल का कैसा कलर होता है, कैरोटिनॉइड्स का कैसा कलर होता है, ये सारे कलर्स पूछे हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर ऑप्शन देके। ठीक है, चलो आगे चले। अच्छा, फोटो देख लो इन दोनों का, फोटो दिखा के फिर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। ये देखो, ये आपका क्लोरोफिल ए है, बनाना नहीं है किसी को भी, सिर्फ देखो, इसको देखने के लिए दिया हुआ है। और ये क्लोरोफिल बी है, ऐसा होता है ये ओरिजिनली, इसी लंबी सी पूंछ होती है इसकी। ठीक है, आगे चले, बाकी के जो दो हमारे हैं, अब बात करते हैं कैरोटिनॉइड्स की। कैरोटिनॉइड्स फिर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है कैरोटीन, एक क्या होता है, कैरोटीन होता है। कैरोटीन कहाँ मिलता है ये वैसे भी आपको पता होना चाहिए। आपकी जो गाजर होती है, इसका कलर कैसा होता है, इसका जो कलर है वो हम नॉर्मली नारंगी सा कलर बोलते हैं, लाल नारंगी सा कलर बोलते हैं, या गाजर कलर भी बोलते हैं।
और जैसे ही मैंने गाजर लिखा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गाजर का जो कलर होता है, जो ऑरेंज कलर होता है, वो इसी वजह से होता है। ठीक है, तो ये गाजर के अंदर मिलता है हमको। गाजर के अंदर आपसे पूछ ले कौन सा पिगमेंट होता है, कैरोटीन पिगमेंट होता है, इसका ये कलर होता है कैरोटीन का। ठीक है, तो ये कैरोटीन, ये भाई बहुत प्रकार का होता है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ऐसे अलग अलग। ठीक है, अलग अलग प्रकार से आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका कलर देखने को मिलता है। फिर है जेंथोफिल। जेंथोफिल जो है वो आपको कहां देखने को मिलता है, जेंथोफिल का कलर भी थोड़ा सा पीले की तरफ ही होता है, पीला नारंगी कलर बोल सकते हो आप इसको, पीला नारंगी कलर होता है। ये कहां मिलता है, ये भूरे शैवालों में मिलता है। आपने पढ़ा होगा फाइकोजेंथीन, फाइकोजेंथीन या फाइकोजेंथोफिल नाम से पढ़ा होगा। ये भूरे शैवालों में ज्यादा पाया जाता है, प्लांट में भी मिल रहा है, लेकिन अगर हम इसके पाए जाने का पूछे कि भाई कहाँ ज्यादा पाया जाता है, तो भूरे शैवालों के अंदर ही हमको बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो जेंथोफिल जो होता है वो आपको कहाँ मिलेगा, भूरे शैवालों, और पीला नारंगी सा इसका क्या होता है, कलर होता है। इसमें मेन चीज हमको यही ध्यान रखनी है। उसके बाद है फाइकोबिलीन्स। फाइकोबिलीन्स क्या है, ये वर्णक मुख्यतः लाल व नीले हरे शैवालों में मिलते हैं। वही साइनोबैक्टीरिया, जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ना, उसी को तो बोलते हैं नीले हरे शैवाल, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर हमको ये देखने को मिलता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा भी था, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, ये 2 प्रकार का होता है, और ज्यादातर इसका कलर किससे मैच करता है, नीले से मैच करता है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, सबसे पहला है फाइकोसाइनिन, ये आपको साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया मतलब वही ब्लू ग्रीन एल्गी को ही बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, इसमें सबसे ज्यादा मिलता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, इसकी वजह से उनका कलर हरा नीला सा दिखाई देता है, फाइकोसाइनिन की वजह से। दूसरी एक और चीज जो आपको याद होगी वैसे तो, कि साइनोबैक्टीरिया में सिर्फ यही नहीं मिलता, क्लोरोफिल A और B भी मिलते हैं। वो तो मिलते ही है, देखो क्लोरोफिल A और B तो सभी जगह होंगे, A स्पेशली। ठीक है, लेकिन क्लोरोफिल A और B के साथ साइनोबैक्टीरिया में फाइकोसाइनिन भी होता है, ये हरा नीला सा कलर इसका दिखता है। ठीक है, और ये जो है ये साइनोफाइनेसी, साइनोफाइसी मतलब क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी का ही दूसरा नाम साइनोफाइसी है, क्योंकि इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ये उनका ग्रुप है, शैवालों वाले वर्गीकरण में पढ़ा हुआ है हमने। उसके बाद है फाइकोएरिथ्रिन, ये भी आपको याद रखना है, ये लाल शैवालों में मिलता है। ये शैवाल जो मैं बता रही हूं ये हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, यहाँ पे भी ध्यान रखने हैं आपको, क्योंकि इसमें सवाल आता है। ये रोडोफाइसी में मिलता है, रोडोफाइसी मतलब लाल शैवाल, ज्यादा वहां पे मिलता है। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ज्यादा वहां पे मिलता है, बाकी पत्ती में तो मिल ही रहा है, पत्ती का ही चूरा करके अलग किया हमने इन सबको। ठीक है, लेकिन फाइकोसाइनिन आपको ज्यादातर पत्ती में भी नहीं मिलते, ये स्पेसिफाई है शैवालों के लिए, इसलिए हमने जो स्ट्रिप थी उसमें फाइकोसाइनिन नहीं आया था, ना फाइकोएरिथ्रिन आया, ना फाइकोबिलिन्स का नाम लिखा है, क्योंकि पत्ती में आपको कम मिलेंगे, वो 4 ज्यादा मिलते हैं, और ये शैवालों के स्पेसिफाई हैं। शैवालों में, शैवाल भी तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पौधे के अंदर ही आते हैं ना शैवाल भी, तो रोडोफाइसी के अंदर मिलते हैं। और ये बात आपको याद रखती है, रेड एल्गी में मिलता है, ये आपका ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है। दोनों को कॉमन बात करें तो भी हम यहाँ लिख सकते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है। ठीक है, और कैरेटिनोइड्स कहाँ मिलता है, बहुत सारे पौधों के अंदर, स्पेसिफिक एक नाम ले तो गाजर के अंदर मिलता है। जेंथोफिल की बात हमने कर ली कि वो भूरे शैवालों में मिलता है, फाइकोजेंथीन के अंदर। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्या थे, वर्णक थे।